हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चे टॉपिक बहुत आसान है, आपने आने वाले 15 से 20 मिनट ठीक से ध्यान देना है बेटा। टॉपिक के ऊपर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। डन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिपोर्टिंग है मतलब यहाँ पे कंपनी कुछ तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रही है, रिपोर्ट कर रही है टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। सर वो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन रहेगी? मे बी गवर्नमेंट हो सकती है, मे बी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, मे बी कंपनी के ओनर लोग यानी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मे बी प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस यानी आपकी बैंक या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है। कंपनी को समय समय पे तरह तरह की रिपोर्ट सबमिट करना है टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। अब ध्यान देना बेटा, ये टॉपिक समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं। मान लीजिए मैं इस भारत देश का एक अनपढ़ इन्वेस्टर हूं, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट रीड करना भी नहीं आता है और इंटरप्रीट करना भी नहीं आता है, और मैं कंपनी में चला गया। उस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था अच्छा खासा पैसा, मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स थे। मैं कंपनी में जाकर के कंपनी से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ रहा हूं कि हे कंपनी, बता तूने ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, इस पिछले साल में तूने क्या कमाया, कितना तूने वैल्यू जनरेट किया, और जो तूने कमाया वो तूने कहां कहां यूज किया। मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल मैंने पूछा, हे कंपनी सुन, तूने धंधा करने के लिए लोगों से पैसा तो बहुत लिया है, तूने अच्छा खासा कैपिटल इकट्ठा किया है, और वो जो तूने कैपिटल इकट्ठा किया उसके लिए तूने लोगों को ब्याज या डिविडेंड भी दिया होगा। तो जो तेरी कॉस्ट है, जो तेरे कैपिटल की कॉस्ट है, तू उससे ज्यादा अर्निंग कर रही है ना? ये मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, हे कंपनी मुझे बता, तेरे शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है, तेरे शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है, क्या वो तेरे शेयर्स के बुक वैल्यू से ज्यादा है ना? मतलब कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू उसके शेयर्स के बुक वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तो कंपनी ने कुछ तो मार्केट में वैल्यू जनरेट किया है, अदरवाइज सिर्फ डिस्ट्रॉय किया है। और मेरा आखिरी सवाल, हे कंपनी बता, शेयर होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, हमने जो सोचा था कि इतनी इतनी कमाई होगी, उससे ज्यादा हो रहा है ना? ये मैंने गिनती के 4 सवाल पूछे। अब कंपनी ने क्या किया, मेरे इन चारों सवालों के जवाब देने के लिए मुझे कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पूरे के पूरे ऐसे रद्दी मेरे सामने ला करके रख दिया। कंपनी ने बोला ये लो ध्यान देना बेटा, कंपनी ने बोला ये लो, और ये ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है, ये ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स आप पढ़ लो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कंपनी ने मेरे सामने क्या क्या ला के रखा देखना बेटा। कंपनी ने मेरे सामने ला के रख दिया बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। ये सारी रिपोर्ट्स जो इंडिया के अंदर में हाल फिलहाल में कंपलसरी है, ये सारी रिपोर्ट कंपनी ने मेरे सामने ला करके रख दी। यस, बिल्कुल सही समझा बेटा आपने। दीज आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स करंटली कंपलसरी फॉर द ऑल द कंपनीज इन इंडिया। बट मुझे तो ये समझ में नहीं आता, मैंने आपको पहले बताया था, मैं तो एक अनपढ़ इन्वेस्टर हूं, मुझे रीड और इंटरप्रीट करना नहीं आता है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड और इंटरप्रीट करना नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैंने कंपनी को बोला, देख कंपनी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तू मुझे कोई दूसरे तरीके से समझा। तो कंपनी ने बोला ठीक है, आपके जो 4 सवाल थे, उन चारों सवालों के जवाब मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको देती हूँ। मैंने बोला ठीक है, हाँ बताओ मुझे। मैं बैठ गया वहीं पर जा करके, और कंपनी मुझे अब एक्सप्लेन कर रही है। तो मेरा जो पहला सवाल था, कंपनी ने मुझे उसके लिए बोला, हाँ सर, आपका पहला सवाल था कि हमने कितनी वैल्यू जनरेट किया और उस वैल्यू को कहां कहां यूटिलाइज किया। तो कंपनी ने उसके लिए मुझे एक सिंपल फॉर्मेट में एक स्टेटमेंट बना के दे दिया। उस स्टेटमेंट का नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एंड वैल्यू एप्लीकेशन स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड मतलब ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड कंपनी ने कितना वैल्यू ऐड किया और उस वैल्यू को कहां कहां यूटिलाइज किया। मेरा जो दूसरा सवाल था, हे कंपनी बता, तूने लोगों से जो कैपिटल इकट्ठा किया उसके लिए जो तू कॉस्ट दे रही है, उस कॉस्ट से ज्यादा कमा रही है ना? तो उसके लिए कंपनी ने मुझे बना के दे दिया आसान लैंग्वेज में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, EVA। देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग क्या होता है वो। तीसरा जो मेरा सवाल था, हे कंपनी बता, तेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू तेरे शेयर्स के बुक वैल्यू से ज्यादा है ना? उसके लिए मुझे कंपनी ने बना करके दे दिया MVA, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। और आखिरी सवाल, शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से तू ज्यादा तो कमा रही है ना? उसके लिए कंपनी ने मुझे दे दिया शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये 4 स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर क्या ये चारों स्टेटमेंट इंडिया में कंपलसरी है क्या? ना,
हाल फिलहाल की स्टेट में इंडिया में ये स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं है, बट फिर भी काफी सारी कंपनी सू मोटो खुद की इच्छा से वॉल्यूंटरीली अपने एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर में वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ईवीए बना करके दे देती है, जैसे इन्फोसिस बना के देती है इंडिया में हाल फिलहाल में। डन। सो वन बाय वन में एक एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं। सो आपके टॉपिक में हमें उस अनपढ़ इन्वेस्टर को समझाने के लिए ये 4 स्टेटमेंट बना करके देना है। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे इन दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और इन दोनों के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं बेटा। सो मैं स्टार्ट करूं। सो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। आप सभी को मैंने अभी अभी बताया वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में बेसिकली 2 स्टेटमेंट रहेंगे। पहला वैल्यू जनरेशन, वैल्यू कैसे कैसे जनरेट किया और उस वैल्यू को कहां कहां अप्लाई किया, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू अप्लाइड। सो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में बेसिकली 2 पार्ट है, वैल्यू कैसे कैसे पैदा किया और उसे कहां कहां यूज किया। उसके बाद ईवीए, देन एमवीए, देन शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड। सो सबसे पहला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बेटा बेसिकली इस टॉपिक में ये ही 4 पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस आने वाले, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, आपको ये तो समझ में आ गया रहेगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम लोग हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनाने वाले, क्योंकि उस अनपढ़ इन्वेस्टर को फिनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे थे, इसीलिए इसी फिनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को हम लोग आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द इन्वेस्टर कि वो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसीलिए इनका सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि सिंपल इन लैंग्वेज है, समझने में सबको आसानी हो जाएगी, इन्वेस्टर्स आसानी से समझ लेंगे कंपनी ने कितना वैल्यू जनरेट किया, कहां का यूज किया। सो मैं सबसे पहला वाला स्टेटमेंट स्टार्ट करो बेटा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बेटा आप लोग नोट्स में आ जाओ। नोट्स में आपने आना बेटा पेज नंबर 5.2 पे, देखो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है बेटा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, दिख रहा है बेटा सभी को। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मेट भी बहुत आसान है। सो मैंने सबसे पहला पार्ट स्टार्ट किया इस टॉपिक का वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। फॉर्मेट बहुत आसान है, आपको ओरली बता देता हूं इस फॉर्मेट में बेसिकली करना क्या है। बच्चों ध्यान देना, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट सबसे पहला वाला स्टार्ट किया हमने पार्ट। इसमें 2 बातें बेटा, आपने वैल्यू कितना ऐड किया कंपनी में, और दूसरा पार्ट रहेगा आपने उस वैल्यू को कहां कहां अप्लाई किया, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू अप्लाइड। सो इसमें बेसिकली ये 2 पार्ट है। डन। सो सबसे पहला पार्ट है वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड ये स्टेटमेंट बनाना कैसे मैं अभी बता देता हूं, बच्चों ठीक से ध्यान देना बेटा आपने। सो यहां पे स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, सेल प्लस आपका डायरेक्ट इनकम और सेल माइनस कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और डायरेक्ट इनकम में से हम लोग कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज माइनस कर देंगे। सर कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या? मान लीजिए मेरा ये पेन बनाने का काम है, मैं ये पेन बना करके मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करता हूं, तो ये जो पेन सेल करके जो मुझे पैसा मिलने वाला है या फिर मिल गया वो हो गया मेरा सेल, डायरेक्ट इनकम। सेल हुआ मान लो 100 रुपए का, इस 100 रुपए के सेल प्राइस में, इस 100 रुपए के सेल प्राइस में मेरी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी होगी, तो वो कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज है। सर जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, प्रोडक्शन का खर्चा है, प्रोडक्शन हो रहा था तो वेरियस फीस हमने प्रोफेशनल को फीस भी दिया है, इस कंपनी का जो ऑडिट हो रहा था तो ऑडिटर को भी हमने फीस दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंसेस भी थे, तो ये सारे खर्चे हमारे कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएंगे। सो सेल में से कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज अगर माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा रे बाबा? आपको यहां पे मिलने वाला है वैल्यू जनरेशन और वैल्यू एडिशन बाय ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, वैल्यू एडेड फ्रॉम द ऑपरेशंस और वैल्यू जनरेशन बाय द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। उसके अंदर में आपने क्या करना है आगे, अदर इनकम भी ऐड कर देना है, अदर इनकम ऐड कर देना है। सर अदर इनकम यानी कौन सी इनकम रहेगी? बेटा वो इनकम जो कंपनी की बेसिक ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, अदर इनकम। डोंट वरी, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा।
सो सेल में से आपने कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज माइनस किया तो आपको वैल्यू जनरेशन और वैल्यू एडिशन बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा, ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। उसमें आपने अदर इनकम ऐड कर देना है और सबसे आखिरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम होते हैं उसकी एडजस्टमेंट करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम्स है, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स मतलब क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी मान लो कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, लॉस हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। कंपनी को अचानक कोई फायदा हो गया जो कंपनी के बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, कंपनी को लॉटरी लग गई, फायदा हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं। इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा बेटा वैल्यू एडेड, कंपनी ने कितना वैल्यू ऐड किया, कंपनी ने कितना वैल्यू ऐड किया, ये हो गया बेटा आपका वैल्यू एडेड। अब इसके बाद इस वैल्यू को कंपनी ने कहां कहां अप्लाई किया आपको वो भी पता लगाना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए दूसरा स्टेटमेंट बना रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडेड और वैल्यू अप्लाइड बाय द कंपनी। सो देखो बेटा ध्यान देना, कंपनी ने वैल्यू कहां कहां अप्लाई किया। सर वैल्यू अप्लाई करना मतलब क्या? अरे बाबा अब ये इतना मैन्युफैक्चरिंग किया, इससे वैल्यू जनरेट किया, वैल्यू जनरेट किया तो अब सबको पेमेंट भी तो करना है। सर पेमेंट करना है मतलब अभी बताता हूं, ध्यान देना। कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए कितना वैल्यू अप्लाई किया टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कंपनी ने मैनेजमेंट के लिए कितना वैल्यू अप्लाई किया टुवर्ड्स मैनेजमेंट, कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए कितना वैल्यू अप्लाई किया टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कंपनी ने टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन के लिए कितना वैल्यू अप्लाई किया। सर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन मतलब क्या? अरे बाबा कंपनी की जो असेट है उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद असेट को रिप्लेस करना है, कंपनी को अपने आप को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए भी कितना किया। सर मतलब क्या? अरे बाबा आप लोग भी जितना कमाते हो उतना पूरा थोड़ी ना अप्लाई करते हो, थोड़ा सा भविष्य के लिए बचा के रखते हो, रिजर्व क्रिएट करते हो ना, तो बस मैं उसी की बात कर रहा हूं, सिंपल है। सो ये वैल्यू एडिशन है और ये है आपका वैल्यू एप्लीकेशन। सर इसका मतलब जितना वैल्यू एडिशन है उतना ही आपका वैल्यू एप्लीकेशन रहेगा क्या? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सो इसका आंसर और इसका आंसर आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आए तो सर आपका गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू वैल्यू अप्लाइड। सो ये वाला आंसर और ये वैल्यू एडेड, ये वाला आंसर, ये दोनों आंसर आपका टैली होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस है ना यार, जितना वैल्यू आप अप्लाई कर, जितना वैल्यू आप ऐड करोगे, जनरेट करोगे, उतना ही वैल्यू अप्लाई करोगे। सो ये दोनों स्टेटमेंट का आंसर आपका बिल्कुल सेम आना चाहिए। सो चलो बेटा हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर में हम लोग ये वैल्यू एडिशन और वैल्यू एप्लीकेशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। सो टॉपिक बहुत आसान है बेटा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेम फॉर्मेट आपके नोट्स में दिया है बेटा, मैंने प्रिंटेड फॉर्म में पेज नंबर 5.2 पे डिटेल में दिया है। चलो बेटा एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, सब लोग ध्यान देना। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू एप्लीकेशन। अभी बना लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, एक बार फॉर्मेट देखना बेटा आप सभी ने। सो फॉर्मेट फॉर वैल्यू एडेड एंड इट्स एप्लीकेशन। वैल्यू एडेड कैसे देखना बेटा? सेल्स लेस रिटर्न, मतलब नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान देना बेटा, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसमें मैंने मैक्सिमम आपके सारे आइटम कवर किए आज तक, जितने पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वो सारे आइटम यहाँ पे कवर किए। आप सभी ने ठीक से ध्यान देना है। कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या आएगा? ऑडिट फी है, देन आपका मटेरियल कंज्यूम्ड है और डिक्रीज इन स्टॉक है ना, मटेरियल कंज्यूम आपका प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन है। बच्चों शॉर्ट टर्म लोन बोला है, आपने भी स्टार मार्क करके रखना है, मैंने लॉन्ग टर्म लोन नहीं बोला है, शॉर्ट टर्म लोन बोला है। उसके बाद यहाँ पे आपके जनरल एक्सपेंस है, देन हायर चार्जेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्साइज ड्यूटी, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन दिया है। लेकिन आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा? इफ नेट वैल्यू एडेड। बच्चों ध्यान देना, वैल्यू एडेड में आपको दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। क्या बोला मैंने? ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेट वैल्यू एडेड। अगर नेट वैल्यू एडेड पूछा तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज में, अगर नेट वैल्यू एडेड आपको पूछा है तो। और अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला है तो आपको डिप्रिसिएशन जो आएगा वो सेकेंड स्टेटमेंट में, वैल्यू अप्लाइड में। बताता हूं क्वेश्चन करते समय क्या करना है। तो
सो ध्यान देना बेटा आप सभी ने, इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें ऐड कर दो अदर इनकम, एड लेस एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, लॉस बाय थेफ्ट, सरप्लस ऑन सेल ऑफ असेट, और टोटल वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ये टोटल वैल्यू एडेड को अब आप क्या करने वाले हो, अप्लाई करोगे। अप्लाई किस किस के लिए करना है, एक बार ध्यान देना बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, अप्लाई किस किस के लिए करना है, टूवर्ड्स एम्प्लॉय, टूवर्ड्स मैनेजमेंट, टूवर्ड्स गवर्नमेंट। सर ये वैल्यू अप्लाइड मतलब क्या, अरे बाबा आपने वैल्यू जनरेट किया तो अब आप उसमें से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे क्या, अब आप उसमें से मैनेजमेंट की फीस, डायरेक्टर फीस नहीं दोगे क्या, अब आप उसमें से गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस नहीं दोगे क्या, अब आप उसमें से प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को पेमेंट नहीं करोगे क्या। सर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, बच्चों ध्यान देना, देखो पॉइंट ई यहां लिख लेता हूं एक और, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। सर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस मतलब क्या, अरे बाबा जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया है। सर किन से लिया, बैंक से हमने उधार लिया तो बैंक वालों को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो बैंक कौन हो गई, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। शेयर होल्डर से भी हमने पैसा उधार लिया, उसको हम लोग प्यार से कैपिटल बोलते हैं, और उनको हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट नहीं, उनको हम लोग देंगे डिविडेंड, तो वो भी हो गए शेयर होल्डर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। और सबसे लास्ट में टुवर्ड्स रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन। सो ये हमने वैल्यू जनरेट किया और ये हमने वैल्यू को यूटिलाइज किया, अप्लाई किया, ये 5 लोगों के लिए, ये 5 लोगों के लिए। कौन कौन है मेरे साथ बोलो बेटा एक साथ, हाँ, टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स मैनेजमेंट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, एंड फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। बरोबर है, ये 5 चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, और ये भी सारी चीजें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे। देखो बेटा ये ओके, सो चलो बेटा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5.4, सभी के पास नोट्स है बेटा, आ जाओ आप लोग पेज नंबर 5.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना है इसका, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में पूछा हुआ है काफी बार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड मतलब बच्चों नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रिपेयर द ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, प्रिपेयर द ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। ठीक है, अभी प्रिपेयर करेंगे। सर ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड। बताता हूं, दोनों में सिर्फ डिप्रिसिएशन का फर्क है। सर समझा नहीं, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में 2 टाइप के स्टेटमेंट है, वैल्यू ऐड कितना किया आपने और उस वैल्यू को आपने कहां कहां अप्लाई किया, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू अप्लाइड। वैल्यू एडेड में भी 2 टाइप के स्टेटमेंट आ सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड और दूसरा रहेगा बेटा आपका नेट वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड। ठीक है सर, ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है, बता दो बेटा, दोनों में क्या फर्क है। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर है, बच्चों ध्यान देना, ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको बोला है तो डिप्रिसिएशन आपका आएगा सेकेंड वाले स्टेटमेंट में, और नेट वैल्यू एडेड अगर पूछा है तो डिप्रिसिएशन आपका आएगा स्टेटमेंट नंबर 1 में। बस इतना ही फर्क है। सर एक बार वापस बताना फिर से, बच्चों ध्यान देना, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बेसिकली 2 टाइप के स्टेटमेंट आपने बनाना है, वैल्यू जनरेट कितना किया, उस वैल्यू को अप्लाई कहाँ कहाँ किया। अब वैल्यू जनरेट कितना किया मतलब या तो ग्रॉस बनाना पड़ेगा या तो नेट, यानी ये आपका पहला स्टेटमेंट रहेगा और ये रहेगा दूसरा। एक बार फिर से, ये आपका रहेगा पहला और ये रहेगा दूसरा। अब अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा है तो आप क्या बनाओगे इन दोनों में से, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट अगर आपको बनाने के लिए बोला है बच्चों, तो डिप्रिसिएशन आपका आएगा सेकेंड वाले स्टेटमेंट में। डिप्रिसिएशन को आपने वैल्यू अप्लीकेशन का आइटम ट्रीट करना है। कब, अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा तो डिप्रिसिएशन ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में नहीं आएगा, और नेट वैल्यू एडेड अगर पूछा है तो डिप्रिसिएशन ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा, सेकंड में नहीं आएगा। सो आसान भाषा में डिप्रिसिएशन N1 है ना, N1 इलॉजिकल बट फिर भी लॉजिकल, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूं बेटा। डिप्रिसिएशन आखिरी में क्या है, N1। सो अगर नेट वैल्यू एडेड पूछा है, डिप्रिसिएशन N, नेट वैल्यू एडेड अगर है तो डिप्रिसिएशन 1 में है, नेट वैल्यू एडेड है तो डिप्रिसिएशन फर्स्ट स्टेटमेंट में रहेगा। और ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको पूछा है तो डिप्रिसिएशन आपने फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, डिप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, बी, यानी सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आएगा, यानी वैल्यू अप्लाइड में। करके देखते हैं हम लोग बेटा, चलो ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं, आप सभी लोग साथ में हो बेटा। एंड शो द रिकंसिलिएशन बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन।
सो बच्चों आपको यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पूछा है और साथों साथ आपको रिकंसाइल भी करके बताना है। सर रिकंसाइल क्या करना है, जितना आपका वैल्यू जनरेट हुआ है वैल्यू एडेड, इसको आपने कंपेयर करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के साथ। तो देखेंगे रिकंसिलिएशन कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे दो चीजें पूछी है बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना है और एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में आप दो चीजें बनाओगे बेटा, वैल्यू एडिशन और वैल्यू एप्लीकेशन, वैल्यू एडिशन और वैल्यू एप्लीकेशन। चलो मैं स्टार्ट करूं। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है बच्चों, देखो आगे और क्या दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इनकम दे दिया है बेटा, उसमें सेल्स है, अदर इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम दिया है 850, सेल प्लस अदर इनकम। एक्सपेंडिचर में पहला एक्सपेंडिचर है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस, टोटल है 600। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 30, डिप्रिसिएशन दे दिया है 20, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस दे दिया है 170। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में से हमारी प्रोविजन चली गई 30 की, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपका 140। बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट, पिछले बैलेंस शीट के हिसाब से प्रॉफिट कितना था 10, इस बार का है 140 करंट ईयर का और लास्ट ईयर का है 10। सो टोटल कितना प्रॉफिट में बैलेंस बचा है 150। क्वेश्चन समझ लो बेटा ठीक से। P&L अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, वर्टिकल फॉर्मेट में P&L दिया है शेड्यूल 3 के हिसाब से। आगे देखो और क्या दिया है बेटा, ट्रांसफर टू। अब ये 150 में से हमने कहाँ का ट्रांसफर किया, 150 में से ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में 80, 150 में से ट्रांसफर किया फॉर प्रपोज डिविडेंड कितना 20। सो बचा कितना 80, 20 चला गया तो बैलेंसिंग फिगर 50 कहाँ पे है, सरप्लस कैरी टू द बैलेंस शीट, ठीक है। आगे और क्या दिया है देखना जरा। अब आगे आपको ब्रेकअप दिया है बेटा, ऊपर में जो खर्चे दिए थे ना उसका ब्रेकअप है। सर ऊपर में कौन कौन से खर्चे थे, ये खर्चा था, ये खर्चा था, ये खर्चा था, इन तीनों खर्चों के ब्रेकअप नीचे दिए। देखो बेटा प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंटरेस्ट चार्जेस के, ये तीनों का ब्रेकअप नीचे दिया है। ब्रेकअप ऑफ सम एक्सपेंडिचर इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस का ब्रेकअप है, कैसे आया था वो, उसमें कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल था, सैलरी एंड वेजेस एंड बोनस था, उसके बाद सेस एंड लोकल टैक्सेस था, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का बैकअप है, ऑडिट फी, सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड अदर एक्सपेंसेस। और सबसे आखिरी में इंटरेस्ट एंड वर्क चार्जेस का ब्रेकअप है, उसमें इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, ठीक है। ऊपर में जो तीन खर्चे दिए उसी का ब्रेकअप नीचे दिया है। आगे देखो बेटा, यहाँ पे पूछा क्या है, हम लोग वो बनाना शुरू करते हैं। बेटा आपको यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब आपको यहाँ पे एक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन कौन सा रहेगा वो ग्रॉस। और वैल्यू एप्लीकेशन पूछा नहीं है बट फिर भी बगैर बोले हम लोग बना लेंगे। सो वैल्यू एडिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। और दूसरी एक और चीज पूछिए बेटा आपको, ये पहली चीज। दूसरी चीज पूछिए आपने रिकंसिलिएशन भी करना है, बट रिकंसिलिएशन किसका सर, रिकंसिलिएशन रहेगा पीबीटी का वैल्यू एडेड के साथ, रिकंसिलिएशन रहेगा पीबीटी का वैल्यू एडेड के साथ, वैल्यू एडेड एंड पीबीटी का रिकंसिलिएशन। सर रिकंसिलिएशन करना है मतलब क्या, हम लोग पीबीटी से स्टार्ट करेंगे और वैल्यू एडेड पे पहुंच जाएंगे। पीबीटी से स्टार्ट करेंगे और वैल्यू एडेड पे हम लोग पहुंचेंगे, बराबर। सर रिवर्स भी कर सकते हैं, हाँ बेटा रिवर्स भी कर सकते हैं, वैल्यू एडेड से स्टार्ट करेंगे पीबीटी पे पहुंचेंगे। मतलब हमें नॉर्मल एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा जो वैल्यू एडेड है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। चलो ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप सभी ने ध्यान देना बेटा। लिखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5.4। क्या नाम है बेटा कंपनी का, लिखना है आप सभी ने मेरे साथ में, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, टॉपिक बहुत आसान है। करना क्या है यहाँ पे, हम लोग उस अनपढ़ इन्वेस्टर को समझा रहे हैं कि हे इन्वेस्टर सुन, कंपनी ने ड्यूरिंग द पीरियड कितना वैल्यू जनरेट किया, कहाँ कहाँ अप्लाई किया। और हम लोग एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना करके दे रहे हैं कि जो वैल्यू एडिशन है और पीबीटी है दोनों को हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। सर ये रिकंसिलिएशन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि बेटा हम लोग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट P&L से ही तो बना रहे हैं।
अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, पी एंड एल की जो इंफॉर्मेशन है उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कोई तो अलग फॉर्मेट में। मैंने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा या अलग नया काम नहीं किया है, बस एक इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आसान वाले फॉर्मेट में। उसका नाम है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी आ सकता है, नेट वैल्यू एडेड भी आ सकता है। दोनों में फर्क बहुत मामूली है, क्वेश्चन खत्म होती है मैं वो समझा देता हूँ। सो आप सभी ने ठीक से ध्यान देना है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। डन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया पूरा। क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है और नीचे में पी एंड एल अकाउंट में जो कुछ खर्चे दिए थे उनका ब्रेकअप भी दिया है, तो आपने वो ब्रेकअप भी ठीक से पढ़ना है बेटा। डन। अब चलो मैं फटाफट से लिखना स्टार्ट करता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बस बेटा आपने फॉर्मेट ठीक से याद रखना है। ध्यान देना बेटा आप सभी ने। सो लिखता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहला वाला स्टेटमेंट है आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, लेकिन कौन सा है बेटा, है ग्रॉस। नेट पूछा रहता तो कुछ अलग कहानी रहती, बस डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। ग्रॉस रहो चाहे नेट रहो, फर्क है सिर्फ डिप्रिसिएशन का। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के आखिरी में क्या फर्क है। तो और दूसरा आपको स्टेटमेंट पूछा है बेटा यहाँ पे वैल्यू अप्लाइड। सर ये वैल्यू अप्लाइड तो इन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट फिर भी बना लेना है क्या, हाँ, क्योंकि बेटा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का ही पार्ट है वैल्यू एडेड एंड इट्स एप्लीकेशन। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का ये पार्ट है वैल्यू एडेड एंड इट्स एप्लीकेशन, बस और कुछ नहीं है। और सर इन्होंने रिकंसिलिएशन भी पूछा है, बेटा रिकंसिलिएशन हम लोग आखिरी में बनाएंगे, बट पहले हम लोग ये दो स्टेटमेंट बना लेते हैं। आप सभी ने मेरे साथ में लिखना है बेटा, हर कोई लिख रहा है क्या, चलो देखो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर्मेट लिख लेता हूं सबसे पहले, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहां पे लिख लेता हूं अमाउंट रुपीस। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लो, रुपीज इन लैक्स दिया है, देखो दिख रहा है बेटा क्वेश्चन में आपको कॉलम में। सो यहां पे मैं भी लिख लेता हूं इन लैक्स, इन लैक्स। सबसे पहला आइटम क्या था आपका, सेल्स। उसके बाद क्या था बेटा, प्लस डायरेक्ट इनकम। सर डायरेक्ट इनकम ही तो होती है सेल, हाँ बेटा, बट लिख लो सेल्स और डायरेक्ट इनकम, या सेल प्लस डायरेक्ट इनकम भी दिया तो भी चलेगा। सर क्यों लिखना है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में क्या होता है वो सेल्स भी देते हैं और डायरेक्ट इनकम भी और अलग से देते हैं, तो आपने दोनों भी ऐड कर लेना, इसलिए मैंने दोनों आइटम लिख के बताया। डन। सो सेल्स, डायरेक्ट इनकम, ये ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप क्या लेस करोगे, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये जो आपने माल बेचा है, ये माल को बनाने के लिए आपको कौन कौन से खर्चे लगे और ये माल बनाने के लिए आपको किस किस की सर्विसेज लेनी पड़ी। सो कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह छोड़ देता हूँ मैं कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके बाद मैं आगे लिख लेता हूँ बेटा। सर जगह कितनी छोड़ना है हमें एग्जाम में कैसे समझेगा, बेटा आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा यहाँ कितने खर्चे हैं, तो उस हिसाब से आप जगह छोड़ दोगे। उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम, अगर कुछ होगी तो। उसके बाद एड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर कुछ होगे तो, जबरदस्ती लिखने का काम नहीं है। इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एच वैल्यू एडेड। बहुत सिंपल है, ओके ये मैंने लिख दिया। अब मैं वैल्यू अप्लाइड का फॉर्मेट बना लेता हूं, बहुत सिंपल फॉर्मेट है बच्चों, ध्यान देना प्लीज आपने। सो टूवर्ड्स एम्प्लॉय, 2-4 लाइन की जगह छोड़ के लिख रहा हूं, टूवर्ड्स मैनेजमेंट, फिर 2-4 लाइन की जगह छोड़ के लिख रहा हूं टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कितना अप्लाई किया, फिर 2-4 लाइन की जगह छोड़ के लिख रहा हूं टूवर्ड्स
प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, और फिर 2-4 लाइन की जगह छोड़ के लिख रहा हूँ बेटा, फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपांशन, फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपांशन इज इक्वल टू, यहां पे रहेगा आपका वैल्यू अप्लाइड, वैल्यू अप्लाइड। और उसके बाद इन्होंने पूछा है बेटा एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सो वो भी लिख लेता हूं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन पीबीटी एंड वैल्यू एडेड, पीबीटी एंड वैल्यू एडेड। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है बच्चों, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सो वैल्यू एडेड, इसमें आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद जो वैल्यू आपने जनरेट किया उसे कहाँ कहाँ अप्लाई किया वो देखना है। आसान लैंग्वेज में उस अनपढ़ इन्वेस्टर को समझाने के लिए, क्योंकि उसे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इंटरप्रेट करना नहीं आता है, इसीलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में 2 स्टेटमेंट बना के दे रहा हूं कि देख भाई देख कहां कहां से वैल्यू जनरेट हुआ और कैसे कैसे मैंने उसे अप्लाई किया। कुछ समझ में आ रहा है? चलो आगे। सो ध्यान देना बेटा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है, कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है बच्चों। ये जो बुक है इसके अंदर लाइन बाय लाइन आपने क्वेश्चन के ट्रेडिंग P&L के एक एक आइटम को पढ़ना है। एक एक आइटम पढ़ने के बाद आपने वो आइटम को फॉर्मेट में लिखना है। एक एक आइटम को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फॉर्मेट में लिखना है। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, प्लीज ठीक से ध्यान देना, ठीक है। चलो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला आइटम क्या दिया बेटा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? सेल। चलो ठीक है, सेल बोलो तो कहां पे आएगा? यस बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, सेल आ जाएगा पहले वाले स्टेटमेंट में। सेल आ जाएगा पहले वाले स्टेटमेंट, दिख रहा है बेटा सभी को सेल? तो यहाँ पे सेल लिख देता हूं, ध्यान देना बेटा आप सभी ने। सेल का अमाउंट कितना दिया है? 800 लैक्स, रुपीज इन लैक्स लिखा है तो मैं सिर्फ 800 लिख रहा हूं। सेल के बाद अगला आइटम, देखो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, हर एक टॉपिक का सॉल्व करने का एक अलग अलग तरीका होता है। सो इस टॉपिक में करना क्या है, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन देख के एक 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 एक, एक फिगर जगह पे लिख दो, और कुछ करने का काम नहीं है, सारी चीजें क्वेश्चन में दी है, बस आपने वो डेटा एक अलग फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट से उस फॉर्मेट में, और कुछ नहीं है बेटा, ठीक से ध्यान देना। सो सेल को मैंने लिख दिया इस फॉर्मेट में सेल की जगह पे, अदर इनकम को मैं लिख दूंगा अदर इनकम की जगह पे, अदर इनकम दिख रहा है बेटा स्टेटमेंट नंबर 1 में पॉइंट एफ, अदर इनकम कितना है बाबा? 50, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अदर इनकम 50। समझ में आ रहा है सभी को? अगला आइटम देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, अगला आइटम है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में दिया है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस। सर प्रोडक्शन ऑपरेशनल एक्सपेंस कहां लिखूं 600? अरे बाबा घाई मत कर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का नीचे ब्रेकअप दिया है ना, तो पहले वो ब्रेकअप पढ़, डायरेक्टली 600 नहीं लिखना है, वो 600 का नीचे ब्रेकअप दिया है। चलो फिर अब नीचे आ जाओ, अभी हम लोग कहाँ थे? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे पहुंच गए ऊपर में, अब उसका ब्रेकअप नीचे दिया है, चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बेटा। हाँ प्रोडक्शन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दिया है, उसमें नीचे में दिख रहा है बेटा सभी को ब्रेकअप ऑफ सम एक्सपेंडिचर, उसमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस में सबसे पहला आइटम क्या है? वो 600 का ब्रेकअप है बेटा। पहला आइटम है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है अभी लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। जो माल आपने मैन्युफैक्चर करके सेल किया है ना, उसको बनाना भी तो पड़ा, बनाने के लिए जो खर्चे लगे, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस या रॉ मटेरियल का खर्चा या लेबर का खर्चा, जो भी है वो सब हमें खर्चे तो लिखना पड़ेगा। तो देखो जरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, सबसे पहला खर्चा था कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, या लिख लेता हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड स्टोर्स। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, सबकी टोटल आउटर कॉलम में कर दूंगा आखिरी में, ठीक है। अगला आइटम पढ़ो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस का, सैलरी वेजेस एंड बोनस, सैलरी वेजेस एंड बोनस। सर ये भी खर्चा यही लिख देते, क्योंकि आपने बोला था सर जो माल हमने बना के बेचा है उसके लिए जो जो खर्चे लगे, बिल्कुल सही है बेटा, मैं वो खर्चे यही लिखने वाला था, लेकिन रुको, सैलरी वेजेस एंड बोनस हम लोग किसको देते हैं? एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज के लिए हमारे पास सेपरेट जगह है ना, ये वैल्यू जनरेशन में नहीं आएगा, सैलरी वेजेस बोनस ये वैल्यू अप्लाइड में आएगा। हमने वैल्यू जनरेट किया और उसके बाद सारे एम्प्लॉय को पगार बांट दिया, सैलरी दे दिया। समझ में आ रहा है क्या? सो हमारे पास एम्प्लॉय के लिए है ना सेपरेट हेडिंग, तो वहां पे लिखो सैलरी वेजेस एंड बोनस, यहां मत लिखना बेटा, एम्प्लॉय है सेपरेट हेडिंग है, सेपरेट स्टेटमेंट है, कॉमन सेंस है, बहुत सिंपल है बेटा। सो एम्प्लॉय के लिए हमने क्या क्या दिया? सैलरी वेजेस एंड बोनस, वो यहां लिख दो,
सैलरीज, वेजेस एंड बोनस। बोलो बेटा कितना है? 60। ये मैंने लिख दिया। अगला आइटम पढ़ो बेटा, उसमें आगे और दिया है सेस एंड लोकल टैक्सेस। सेस एंड लोकल टैक्सेस हम लोग किसको देते हैं? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ढूंढो बेटा, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है तो मैं गवर्नमेंट को दे दूं। चलो ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं सेस एंड लोकल टैक्सेस। सेस एंड लोकल टैक्सेस गवर्नमेंट को कितना है बेटा? सेस एंड लोकल टैक्सेस 20, ये मैंने लिख दिया। अगला आइटम देखो बेटा और क्या दिया है? अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहां तो कहीं फिट हो नहीं रहा है। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फी, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज में आएगी। सो मैं लिख देता हूं अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर ये अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपने सेकंड स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिखा, दूसरे वाले में अप्लाइड में? बेटा कहां लिख सकते बताओ मुझे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के लिए कौन सा हेड है यहाँ पे? ये एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस है, रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन है। यहाँ तो कहीं फिट हो नहीं रहा है। सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले ही मैंने बताया था बच्चों, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। बोलो बेटा कितना है अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? 200। चलो बेटा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वाला बाइफर्केशन खत्म। फिर से ऊपर आ जाओ। हाँ बेटा प्रोडक्शन ऑपरेशनल एक्सपेंस के बाद अब ऊपर आ जाना बेटा, ये नीचे बाइफर्केशन वाला काम हो गया हमारा। अब ऊपर आ जाओ। ऊपर क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया है 30। फिर से नीचे आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दिया है बेटा नीचे, ध्यान देना। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का ब्रेकअप देखो नेक्स्ट पेज पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसमें ऑडिट फी है सबसे पहला। ऑडिट फी लिख देता हूं यहाँ पे। सर क्यों ऑडिट फी सेकंड स्टेटमेंट में क्यों नहीं लिख रहे सर आप? अरे बाबा सेकंड स्टेटमेंट में ऑडिट फी कहां लिख सकते हैं बताओ तो जरा मुझे देख के। ऑडिटर क्या एम्प्लॉय है? ऑडिटर क्या मैनेजमेंट है? ऑडिटर क्या गवर्नमेंट है? ऑडिटर क्या प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस है? क्या रिप्लेसमेंट एक्सपेंशन में हो रहा है? नो। सो इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने ऑडिटर की सर्विस लिया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस लगाए, वो सारे खर्चे यहाँ पे आ जाने वाले हैं। सो ऑडिट फी लिख देता हूं यहाँ पे 6। ऑडिट फी के बाद अगला आइटम है सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर। बच्चों डायरेक्टर बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले शब्द कौन सा आता है? मैनेजमेंट। सो ये डायरेक्टर को जो भी मैं सैलरी दे रहा हूं या कमीशन दे रहा हूं वो सब कहां पे आ जाएगा? टुवर्ड्स मैनेजमेंट। तो लिखो बेटा फिर यहां पे सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर्स। बोलो बेटा कितना दिया है? 8 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों अब ध्यान देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये क्या होगा? कहां पे आएगा? एम्प्लॉय में आ सकता है? नो। मैनेजमेंट में आ सकता है? नो। गवर्नमेंट में आ सकता है? नो। टुवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में आ सकता है? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस? नो। रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन में आ सकता है? नो। तो सर फिर ये क्या है? ये हमारा खर्चा है, नॉर्मल एक्सपेंस और लॉस, जो हर एक धंधा करने वाला आदमी जानता है। अगर मैं उधारी में माल बेचूंगा तो कुछ ना कुछ डूबने वाला है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पैसा डूब जाएगा, तो मैं नॉर्मल मेरा एक्सपेंस या लॉस बोल करके मैं यही लिख लेता हूं। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां लिख रहा हूं बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोलो बेटा कितना है? 6। उसके बाद अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस के लिए सबसे बेस्ट जगह यही है, अदर एक्सपेंसेस। बोलो बेटा अदर एक्सपेंस में कितना है? 10। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ। हमारा सेकंड वाला जो बाइफर्केशन था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वो भी खत्म हो गया, फिर से ऊपर आना है। अगला आइटम दिया बेटा इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, फिर से नीचे आ जाओ। इंटरेस्ट और अदर चार्जेस का बाइफर्केशन दिया है, देखो नेक्स्ट पेज पे। ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक, दिख रहा है क्या बेटा सभी को? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन यानी इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन। सर ये आपने इंटरेस्ट इधर क्यों लिखा? ये इंटरेस्ट इधर लिखो ना सर, टूवर्ड्स प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। इन्होंने कंपनी को फाइनेंस किया है तो इन्हें जो इंटरेस्ट दे रहे तो वो यहां पे आना चाहिए। बेटा अगर ये लॉन्ग टर्म लोन होता ना, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना, अगर ये लॉन्ग टर्म लोन होता ना तो मैं पक्के में ये लिखता हूं। क्योंकि देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे वर्डिंग लिखा है प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। जब भी हम लोग किसी से फाइनेंस करवाते हैं तो जनरली वो लॉन्ग टर्म होता है, जो धंधे में लंबे समय तक रहने वाला है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का जो भी इंटरेस्ट है वो हमारा कॉस्ट ऑफ बॉट आउट गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आएगा सेकंड वाले स्टेटमेंट में प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस के नीचे।
और अगर शॉर्ट टर्म लोन है, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, थोड़े समय के लिए पैसा उधार लिया, जैसे ही मेरा काम निकल गया मैंने उसको पैसा वापस कर दिया विद इंटरेस्ट। मतलब ऐसा समझो कि एक टाइप से मैंने उससे सर्विस लिया है, एक टाइप से मैंने उससे बैंक वालों से सर्विस लिया है। लॉन्ग टर्म लोन अगर लिया रहता तो पक्के में उसका इंटरेस्ट में यही लिखने वाला था, शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे। लिखो बेटा फिर, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लोन कितना है बताना बेटा जरा यहाँ पे, 10। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन, देखो दिख रहा है बेटा इंटरेस्ट एंड वर्क चार्जेस में दूसरा आइटम फिक्स लोन। फिक्स लोन है सर, ये यहाँ पे आएगा क्या? यस, ऑन फिक्स लोन, ऑन फिक्स लोन इंटरेस्ट आईसीआईसीआई से लिया था 15। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी लंबे समय के लिए लेते हैं हम लोग, सो डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है बेटा? 5। चलो ये भी आइटम हो गया। फिर से ऊपर आ जाओ, ऊपर में देखो क्या दिया है, तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस के बाद है डिप्रिसिएशन। यस, अब ध्यान देना बच्चों, अब आपको वो ग्रॉस और नेट का फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आइटम है बेटा? अगला आइटम डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पे पूछा क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा या नेट वैल्यू एडेड? यस, ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर पूछा है तो डिप्रिसिएशन आएगा सेकेंड स्टेटमेंट में। नेट वैल्यू एडेड अगर पूछा रहता तो डिप्रिसिएशन आता था फर्स्ट स्टेटमेंट में। ग्रॉस पूछा इसलिए कहां लिखूंगा? सेकेंड स्टेटमेंट में। सर लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन लिखने के लिए जगह है क्या? एम्प्लॉय नहीं, मैनेजमेंट नहीं, गवर्नमेंट नहीं, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस नहीं, बट यहां पे आ सकता है क्या? फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन। मुझे एक बात बताओ, हम लोग असेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और आप सभी को पता है कि डिप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस किसी को देना नहीं है, वो नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी हमारा कैश प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू पी&एल प्रॉफिट। और वो ज्यादा का जो पैसा बचा हुआ है ना हमारे पास, उस ज्यादा के पैसे से हम लोग असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उस असेट को रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेसमेंट में आ सकता है क्या डिप्रिसिएशन? बिल्कुल आ सकता है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा है इसलिए डिप्रिसिएशन में लिख रहा हूं सेकेंड स्टेटमेंट में। सो लिखो बेटा यहां पे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन सेकेंड स्टेटमेंट में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना आप सभी ने। डिप्रिसिएशन कितना था? 20। ठीक है, लिख दिया मैंने। अगला आइटम और पढ़ता हूं, डिप्रिसिएशन के बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। बेटा ये आइटम थोड़ी है, ये तो आपकी टोटल आ गई, ऊपर के सारे इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में दिख रहा है क्या सभी को? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिख रहा है? 170। ये कोई आइटम नहीं है, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको कहीं लिखने का काम नहीं है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, ये कोई आइटम नहीं बेटा। ऊपर में इनकम माइनस एक्सपेंसेस है, ये सारे आइटम का नेट इफेक्ट है, ये सारे आइटम का नेट इफेक्ट आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे और पढ़ता हूं बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। प्रोविजन फॉर टैक्सेस कहां पे आएगा? टैक्सेस किससे देते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ढूंढो बेटा, गवर्नमेंट में लिख दूं क्या फिर मैं? सो लिखो प्रोविजन फॉर टैक्सेस। सर अभी तक दिया थोड़ी है, बट देने वाले तो है, प्रोविजन तो क्रिएट करके रखा है। कितना है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेस? 30। प्रोविजन फॉर टैक्सेस के बाद अगला आइटम है बेटा, देखो ध्यान देना, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट ये भी कोई आइटम थोड़ी है, ये तो आपका बैलेंसिंग फिगर है। आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस हुआ तो बैलेंसिंग फिगर क्या आया? पैट। तो इसे भी कहीं लिखने का काम नहीं है। पैट के बाद अगला आइटम है बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट। वो कितना दिया बेटा आपको? 10। मतलब आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट के अंदर में पिछले साल का भी प्रॉफिट है बेटा। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 150। देखो बेटा, पैट है आपका 140 और बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट, यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट बचा हुआ था, जो इस साल हमने कैरी फॉरवर्ड किया, वो है 10 और करंट ईयर का पैट है 140। करंट ईयर का पैट है 140 और पिछले साल का जो इस साल कैरी फॉरवर्ड किया वो है 10। सो टोटल चेक करो 150 आया क्या? यस। सर वो पिछले साल का 10 यहां पे लेना है क्या? नहीं बेटा, वो लेना नहीं है। सर अगर वो ऑलरेडी किसी आइटम में इंक्लूडेड है तो उसे माइनस कर देना, लेना नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पीरियोडिक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और वैल्यू अप्लाइड एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, इसमें ना अगले पीरियड का कोई आइटम चाहिए ना पिछले पीरियड का कोई आइटम चाहिए। चलो आगे। सो बेटा ध्यान देना, सो आपका टोटल आ गया प्रॉफिट 150, उसमें करंट ईयर का 140 है और पिछले साल का 10 है। पिछले साल के प्रॉफिट का क्या करना है 2 मिनट में बताता हूं बेटा, वहां पे सर्कल मार्क करके रख दो। आगे देखो और क्या दिया है, ट्रांसफर टू। अब वो 150 का एप्लीकेशन कहां हुआ है, कहां ट्रांसफर किया वो देखना बेटा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 80। यस, ये आइटम है बेटा आपका ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बोलो कहां आएगा?
हम लोग रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए। तो एक्सपेंशन में लिख दूं, सो यहां पे लिख रहा हूं बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना हमने ट्रांसफर किया बेटा? 50। उसके बाद है आपका प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 50 नहीं बेटा, 80 है, सॉरी 50 नहीं है, 80 है। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद है प्रपोज डिविडेंड 20। प्रपोज डिविडेंड किसे देते हैं डिविडेंड? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स कौन है? प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। अरे उनसे पैसा लेकर के कैपिटल इकट्ठा किया, कैपिटल खड़ा किया, उसी से तो हम लोग धंधा कर रहे हैं। सो डिविडेंड जाएगा प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में। सो लिख देता हूं बेटा मैं प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस में लिख देता हूं डिविडेंड। डिविडेंड कितना है बेटा? प्रपोज डिविडेंड यहां पे बताना जरा, 20। सर डिविडेंड की जगह प्रपोज डिविडेंड लिखा तो चलेगा, सिर्फ डिविडेंड लिखा तो भी चलेगा। डिविडेंड के बाद अगला आइटम है सरप्लस कैरीड टू बैलेंस शीट। कितना है बाबा? 50। सर सरप्लस कैरीड टू बैलेंस शीट कहां लिखना है? ये भी तो एक आइटम ही है, ये यहां तो आएगा नहीं, लेकिन ये फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इस साल का जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफर करना है और वो है टोटल 50। अब ध्यान देना यहां पे, इस साल का टोटल बचा हुआ प्रॉफिट है सरप्लस, कितना है? 50। लेकिन इस 50 में बच्चों लास्ट ईयर का 10 है। मैंने आपको अभी अभी सर्कल करने के लिए बोला था, इस 50 में लास्ट ईयर का 10 है। सर आपको कैसे समझ में आया कि इस 50 में लास्ट ईयर का 10 है? अरे बाबा ध्यान दे, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। देखो जरा, ये बैलेंस एज पर लास्ट बैलेंस शीट कितना था? 10, और वो 10 150 में था। इसी 150 का ये बाइफर्केशन है, मतलब ये 10 यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा या नहीं होगा? और यहाँ पे जो बोला है ना सरप्लस कैरीड टू बैलेंस शीट, टोटल कितना है? 50। ये 50 में करंट ईयर का 40 है और लास्ट ईयर का 10 है। सर आपको कैसे समझ में आया? अरे बाबा ये 150 के ही तो ये तीनों आइटम बाइफर्केशन है, और यहाँ पे जो सरप्लस कैरीड टू बैलेंस शीट है ये 50 कैसे आया? इसमें कहीं ना कहीं लास्ट ईयर का भी तो 10 सरप्लस ऐड हुआ ही होगा, क्योंकि देखो 150 कैसे आया था? 140 करंट ईयर का और 10 लास्ट ईयर का 150, और ये 150 का बाइफर्केशन है। तो सरप्लस कैरीड टू बैलेंस शीट जो है 50, उसमें लास्ट ईयर का है 10, तो वो माइनस करके करंट ईयर का लिखो बेटा सिर्फ। बोलो फिर सरप्लस कितना आ जाएगा? 40। सरप्लस कितना आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे? 40। देखो मैंने सारे आइटम कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक एक करके सारे आइटम लिख दिए। और कौन सा आइटम है अगला चेक करो तो गेम ओवर, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने क्या किया बच्चों? मैंने फॉर्मेट बनाए, मैंने दो स्टेटमेंट के फॉर्मेट बनाए, वैल्यू एडेड एंड वैल्यू अप्लाइड। यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा था, इसीलिए मैंने डिप्रिसिएशन यहां लिख दिया बेटा, डिप्रिसिएशन सेकंड स्टेटमेंट में। अगर नेट वैल्यू एडेड पूछा रहता तो डिप्रिसिएशन में यहां लिखता कॉस्ट ऑफ बॉटल्ड गुड्स एंड सर्विसेज में। बरोबर है, सिंपल था, पक्का। चलो फटाफट से टोटल करो बेटा आप दोनों की, चलो करो तो टोटल। डायरेक्ट इनकम दिया नहीं है, 0, 800। कॉस्ट ऑफ बॉटल्ड गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल करो बेटा, 320 प्लस 200 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 10, कितना आया? 552। ये माइनस करना है, 800 में से माइनस कर दिया, बोलो कितना बचा? 248 प्लस अदर इनकम है आपका 50, बोलो कितना है बेटा? 298। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो थे ही नहीं, डैश कर दिया। सो आपने कितना वैल्यू पैदा किया? 298। कितना वैल्यू जनरेट किया बेटा आपने? 298। आगे और देखना बेटा, वैल्यू एप्लीकेशन का भी आंसर आपका 298 ही आना चाहिए, फटाफट से ध्यान देना बेटा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका टोटल आउटर कॉलम में 60, इसका टोटल आउटर कॉलम में 8, इसका टोटल आउटर कॉलम में 50, इसका टोटल लिख लेता आउटर कॉलम में 40, और इसका टोटल लिख लेता आउटर कॉलम में 140। चेक करो सबका टोटल कितना आ रहा है, तो करो बेटा 60 प्लस 8 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 140, कितना आया? 298। सिंपल है, जितना आपका वैल्यू एडिशन था उतना ही आपका वैल्यू एप्लीकेशन है। 298 298, कुछ था इसमें? सर आपने जो आपके प्रिंटेड नोट्स में जो फॉर्मेट बना करके दिया है, बस वो फॉर्मेट के अंदर जितने आइटम है उतने आइटम भी अगर हमने अच्छे से देख लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा बेटा, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम आइटम मैंने कवर किए हैं। और एग्जाम में अगर कोई नया आइटम आ भी गया तो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या है? एम्प्लॉय मैनेजमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस और फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन। इसके अंदर अगर वो आइटम सेट नहीं हो रहा है, अगर कोई नया आ गया तो कहां पे आ जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फिक्स है, बच्चे कुछ सारे आइटम इधर डाल दो।
सर हमें ना ये सब समझ में आया, सर हमें आखिरी का समझ में नहीं आया। बता देता हूं, ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा है तो डिप्रिसिएशन का आएगा यहाँ पे। प्रॉफिट में से जो भी कुछ हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू रिजर्व और ट्रांसफर टू एनी स्पेसिफिक रिजर्व, वो सब आ जाएगा फॉर रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन। और आखिरी में जो सरप्लस बचता है वो सरप्लस भी तो यहीं पे आएगा ना यार। कंपनी सरप्लस भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, लेकिन कौन सा सरप्लस? करंट ईयर का सरप्लस, सिर्फ पिछले साल का सरप्लस उसमें नहीं होना चाहिए। सर अगर रहा तो देखो ना, मैंने माइनस कर दिया ना, पिछले साल का सरप्लस इंक्लूडेड था। सर आपको कैसे समझा इंक्लूडेड है? क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको P&L अकाउंट दिया है उसमें 140 करंट ईयर का पैट है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद 150 टोटल आया, और उसी 150 का आगे बाइफर्केशन दिया है। तो वो आगे के बाइफर्केशन में पिछले साल का सरप्लस था कि नहीं था, तो इसलिए मैंने पिछले साल का सरप्लस यहां से माइनस किया। सर क्यों माइनस करते? क्योंकि मुझे सिर्फ करंट ईयर का सरप्लस चाहिए, ना पिछला ना अगला। समझ में आया सभी को? सो ये हो गया आपका वैल्यू एडिशन, ये हो गया आपका वैल्यू एप्लीकेशन। प्योर फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछा था इसलिए डिप्रिसिएशन इधर लिखा, नेट वैल्यू एडेड रहता तो डिप्रिसिएशन यहां रहता। बस इतना ही फर्क है ग्रॉस और नेट वैल्यू एडेड में, बाकी 100% सेम है, सिंपल है। चलो बेटा, अब इन्होंने आगे एक और चीज पूछा है, रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वैल्यू एडेड। अभी बना लेते बेटा। सो रिकंसिलिएशन बना रहा हूं, ध्यान देना बेटा आप सभी ने। रिकंसिलिएशन बिटवीन पीबीटी एंड वैल्यू एडेड। अब ये रिकंसिलिएशन कैसे करना है, इसके लिए एक सिंपल एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक अच्छे से ध्यान देना बेटा आपने। सो देखो यहां लिख लो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हे क्वेश्चन बता पीबीटी कितना है? पीबीटी दिया है देखो क्वेश्चन के अंदर में 170 दे दिया है बेटा। अब इसके अंदर में क्या करना है, add the items of second statement। सेकेंड वाले स्टेटमेंट के जो भी आइटम है ना वो सारे एज इट इज ऐड कर दो। सर सेकेंड वाला स्टेटमेंट मतलब कौन सा? अरे बाबा ये वाला स्टेटमेंट, वैल्यू अप्लाइड। सो पीबीटी के अंदर अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट के आइटम ऐड कर दोगे तो आपका वैल्यू एडेड आ जाएगा। यानी पीबीटी में आपने सेकंड स्टेटमेंट के आइटम ऐड कर देना है तो आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड। हो गया आपका रिकंसिलिएशन खत्म। लेकिन थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है बेटा, सारे आइटम एज इट इज ऐड नहीं करना है। जो आइटम ऑलरेडी पीबीटी में इंक्लूडेड है आप वो फिर से ऐड करोगे क्या? सर जैसे कि अभी बताता हूं, लिखो बेटा पहले। कहां गया रे? हाँ ये इधर है नीचे। एड द आइटम्स ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, यानी कौन सा स्टेटमेंट है? वैल्यू अप्लाइड वाले स्टेटमेंट के आइटम्स आपने ऐड कर देना है एज इट इज। लेकिन वो आइटम ऑलरेडी ऐड नहीं करना है, एक्सेप्ट दोज आइटम which are already included in PBT। अब जो आइटम ऑलरेडी इसमें 170 में पीबीटी में जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है आप फिर से ऐड करोगे क्या? मुझे बात बताओ, पीबीटी में नीचे वाला आइटम ऐड करना है, अब जो आइटम ऑलरेडी पीबीटी में है उसको आप फिर से ऐड करोगे क्या? नहीं, बस उतना आपने ध्यान रखना है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट के सारे आइटम ऐड कर दो। जो आइटम ऑलरेडी पीबीटी में फिर से ऐड करने का काम नहीं है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बच्चों ध्यान देना बेटा। अब देखो क्वेश्चन अपना हमने जो सेकंड स्टेटमेंट बनाया उस पर आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट में बोलो कौन कौन से आइटम है बेटा? ये मुझे दिख रहा है 60, ऐड कर दूं मैं? चलो अभी ऐड कर देता हूं। टूवर्ड्स एम्प्लॉय ये ऐड कर रहा हूं बेटा। सैलरीज एंड वेजेस कितना है? 60। उसके बाद और कौन सा अगला आइटम है देखो तो 60 मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद है टूवर्ड्स मैनेजमेंट, सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर 8, ये भी ऐड कर देता हूं। सैलरी एंड कमीशन टू डायरेक्टर कितना है? 8, ये भी ऐड कर दिया। उसके बाद का आइटम क्या है बेटा? सेस एंड लोकल टैक्सेस है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस है। दिख रहा है कि सभी को? देखो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया बच्चों, ये क्या है? स्टार मार्क लगा दिया मैंने। देखो ध्यान देना, सेस एंड लोकल टैक्सेस कितना है? 20। ध्यान देना स्टार मार्क वाले आइटम की तरफ। सेस एंड लोकल टैक्सेस कितना है? 20। और उसके बाद बच्चों देखो ध्यान देना, आपने लिखना मत बेटा, ठीक से ध्यान देना। आगे क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्सेस। और वो प्रोविजन फॉर टैक्सेस कितना दिया था देखो तो जरा, वो था 30। प्रोविजन फॉर टैक्सेस कितना था? 30। मेरा आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या ये वाला आइटम ऐड होगा क्या? ये क्या है? टैक्स है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने शुरुआत कहां से किया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से।
पीबीटी है, पीबीटी है मतलब इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है। पीबीटी है मतलब ये बिफोर टैक्स है, मतलब पीबीटी में से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ, इसलिए तो इसका नाम पीबीटी है। इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है, वापस इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है, मतलब टैक्स इसी में इंक्लूडेड है। अभी पीबीटी में से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ, मतलब टैक्स इसी में इंक्लूडेड है। तो क्या फिर से ऐड करोगे क्या इंक्लूडेड है तो? इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेस हमें ऐड नहीं करना है। कुछ समझ में आया क्या? मैंने आपको क्या बोला था, रिकंसिलिएशन करना है तो सेकंड स्टेटमेंट के सारे आइटम एज इट इज ऐड कर दो, एक्सेप्ट वो आइटम जो ऑलरेडी पीबीटी में इंक्लूडेड है, फिर से ऐड करने का काम नहीं है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मतलब अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है, मतलब अभी तक इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस नहीं हुआ है, टैक्स माइनस नहीं हुआ मतलब टैक्स इसी में इंक्लूडेड है। तो बोलो फिर से टैक्स ऐड करने की जरूरत है क्या? इसलिए फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिर से टैक्स जो है वो ऐड मत करो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड नहीं करना है। अगला आइटम देखो बेटा ऊपर जाके, सो ये वाला आइटम हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? जो टैक्स हमारा था कितना 30। अगला आइटम कौन सा है? ये ऐड नहीं करना है। अगला आइटम है बेटा, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन है, डिबेंचर इंटरेस्ट है और डिविडेंड है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन, डिबेंचर इंटरेस्ट और डिविडेंड है। सो मैं डिविडेंड के यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, बाकी मैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लेता हूँ 15 और 5। इंटरेस्ट ऑन फिक्स लोन और डिबेंचर इंटरेस्ट 15 और 5। अब अगला आइटम बच्चों, डिविडेंड। डिविडेंड क्या डिविडेंड यहाँ पे आएगा क्या, मेरा आपसे सवाल है। बच्चों हमने कहाँ से शुरुआत किया? हमने शुरुआत किया था पीबीटी से। पीबीटी से शुरुआत किया मतलब अभी तक इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ, मतलब पैट अभी तक आया नहीं, और हम लोग डिविडेंड पैट में से देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम लोग डिविडेंड देते हैं। जब तक हमने टैक्स माइनस नहीं किया तब तक पैट नहीं आएगा, जब तक हम लोग पैट नहीं निकालेंगे तब तक डिविडेंड नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब डिविडेंड अभी भी इसमें इंक्लूडेड है। बच्चों हम लोग पीबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं, उसके बाद पैट आता है, उसके बाद डिविडेंड माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पीबीटी ऊपर है, पैट नीचे है, उसके बाद डिविडेंड माइनस करते हैं। जब हमने शुरुआती पीबीटी से शुरू किया तो बोलो क्या अभी तक डिविडेंड माइनस हुआ है क्या? नहीं। डिविडेंड माइनस हुआ है क्या? नहीं। सवाल, डिविडेंड माइनस हुआ है क्या पीबीटी में से? अभी तक तो नहीं हुआ, मतलब डिविडेंड इसी में इंक्लूडेड है, जो भी देने वाले थे वो अमाउंट अभी भी इसी में है। तो बोलो फिर से डिविडेंड ऐड करना है क्या? सो डिविडेंड भी फिर से ऐड करने का काम नहीं है, डिविडेंड ऐड करने का काम नहीं है। अगला आइटम देखो बेटा, सो डिविडेंड तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सर्कल कर दिया। उसके बाद का आइटम है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ, और ट्रांसफर टू रिजर्व और सरप्लस के यहाँ पे अगेन स्टार मार्क लगा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन लिख लेता हूँ पहले, डेप्रिसिएशन ऐड करना है, डेप्रिसिएशन है 20। बच्चों ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस कैरी टू बैलेंस शीट, ये दोनों आइटम हम लोग ऐड करेंगे क्या? ये भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कब करते हैं? पीबीटी में से टैक्स माइनस करते हैं, फिर हमारा पैट आता है, फिर हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, फिर डिविडेंड देते हैं। ये सब बात के किस्से हैं। हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया है? पीबीटी से। मतलब अभी तक हमने इसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व वाला अमाउंट माइनस नहीं किया है, और ट्रांसफर टू रिजर्व का अमाउंट अभी तक इसमें से माइनस नहीं किया, मतलब वो इसी में इंक्लूडेड है। बोलो फिर से ऐड करने का काम है क्या? नो। सो यहाँ पे ये भी आइटम ऐड नहीं करना है। कर लो डायरेक्टली टोटल। एग्जाम में आपने ऐसे लिख करके क्वेश्चन मार्क वगैरह मत करना बेटा, एग्जाम में आपने डायरेक्टली ये सारे आइटम लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। करो बेटा टोटल करो फटाफट से। कितना आ रहा है आपका? पीबीटी था 170, लो कैलकुलेटर पे, आउटर कॉलम में इसका टोटल लिखो, 60 + 8 + 20 + 15 + 5 + 20 कितना आया? 128। और बेटा ध्यान देना, 178 + 128 = आपका आ जाएगा टोटल 298। यही तो है आपका वैल्यू अप्लाइड। ये देखो मैंने रिकंसिलिएशन कर दिया, ये आ गया आपका वैल्यू अप्लाइड, ये आ गया आपका वैल्यू अप्लाइड। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था बेटा? मैंने स्टार्ट किया था पीबीटी से, कहाँ पे पहुंच गया? वैल्यू एडेड पे। पीबीटी कितना था आपका? 170, उसमें सेकंड स्टेटमेंट के सारे आइटम मैंने ऐड कर दिए, बस मैंने वो आइटम ऐड नहीं किए जो ऑलरेडी पीबीटी में इंक्लूडेड है। बरोबर है? पक्का? और ये चीज का जो भी फॉर्मेट है ना रिकंसिलिएशन का, वो मैंने अपने नोट्स में पेज नंबर 5.3 पे दे दिया है, और उसमें स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि कौन सा आइटम ऐड नहीं करना है।
ठीक है, पेज नंबर 5.3 पे एक बार जाकर के चेक कर लेना बेटा। तो ये था आपका रिकंसिलिएशन। ऊपर हमने ऑलरेडी बना लिया वैल्यू एडेड एंड वैल्यू अप्लाइड, बहुत सिंपल था बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। मैक्सिमम टाइम